हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और साथ ही साथ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले के लेक्चर में यानी कि रासायनिक साम्य के लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, और इसके साथ साथ आपको लॉ ऑफ मास एक्शन और इनमें जो Kp और Kc तथा Kx में जो रिलेशन होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे कि आपको पता ही है कि Kp इक्वल टू क्या होता है, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर कितना, डेल्टा x। ये आपका रिलेशन था Kp और Kc में। यहीं पे अगर हम Kx की बात करें तो Kx में हमने इसको क्या कर दिया था, यहाँ पे Kx था और यहाँ पे p की पावर डेल्टा x था, ठीक है। तो अगर Kp और Kc में हम रिलेशन देखें तो इनमें जो डेल्टा x है, ये डेल्टा x क्या था आपका, प्रोडक्ट के टोटल मोल्स माइनस आपके रिएक्टेंट के टोटल मोल्स। मतलब अगर हम यहाँ पे कोई भी रिएक्शन करें, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल भी बताया था H2 + I2 गिव्स 2HI, तो ऐसे समय में प्रोडक्ट के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं यानी कि जो गुणांक होते हैं वो भी किसके, उसके एटम के या उसके मॉलिक्यूल के सामने, तो उसी को हम क्या मान लेते हैं, उसी को हम मोल भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा x की बात करें तो डेल्टा x इक्वल टू 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने 1 है, यहाँ भी 1 है, सब ऐड कर देंगे तो टोटल 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो इसको हमने माइनस कर दिया था, टोटल कितना आ गया, डेल्टा x की वैल्यू 0, यानी कि डेल्टा x क्या था, नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और इसी के बेसिस पर हमने आपको Kp इक्वल टू Kc बताया था कि कब Kp इक्वल टू Kc होगा, जब डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी, 0। वहीं पे जब डेल्टा x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो Kp विल बी लेस देन Kc, और यहीं पे जब डेल्टा x की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी तो उस समय Kp विल बी ग्रेटर देन Kc। और ऐसे समय में हमने आपको यूनिट के बारे में बताया था कि जब भी कभी आपको Kp की यूनिट चाहिए होती है तो आप एटमॉस्फेयर के ऊपर डेल्टा x लिखेंगे और उसी के बेसिस पर आप Kp की यूनिट देखेंगे। और वहीं पे अगर आपको Kc यानी कि कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, जिसको हम कहते हैं मोलर सांद्रता वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रासायनिक स्थिरांक, ठीक है, या साम्य स्थिरांक कहते हैं, तो उसके लिए हमने बताया था कि मोल पर लीटर की पावर कितना, डेल्टा n कितना था, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा x, जिससे कि आपको यहाँ पर इनके भी यूनिट्स यानी कि अगर हम Kc की यूनिट्स देखें तो वो भी आपको हर एक कंडीशन में प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद हमने आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इनके एप्लीकेशंस पर हमको डिस्कस करना है। तो आज का जो टॉपिक है इस लेक्चर का, वो सबसे पहले हम रखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, एप्लीकेशंस। यहाँ पर ये है आपका टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि इसे कहते हैं साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक का अनुप्रयोग, साम्य स्थिरांक का अनुप्रयोग, ठीक है, साम्य स्थिरांक का अनुप्रयोग। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम रिएक्शन के एक्सटेंट को भी पता कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन में कौन डोमिनेट कर रहा है, जैसे कि प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा है
या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डोमिनेट कर रहे हैं या दोनों अच्छे मात्रा में मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि दोनों का एक अच्छा अपना जगह है, अपना अपना कंसंट्रेशन है। तो ये चीज़ें अगर आप जानना चाहेंगे तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बहुत ही ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशंस में सबसे पहले एप्लीकेशन हम देखें तो इसका क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को पता करना, ठीक है। टू नो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टू नो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया के अंतर्गत उनका कितना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बना है तो वो पता चलेगा, यानी कि प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेगा तो वो पता चल जाएगा इसकी वैल्यू से। वहीं पे अगर रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट कर रहा है तो उसकी वैल्यू से पता चल जाएगा कि आपके अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा है। वहीं पे अगर दोनों की सांद्रताएं लगभग बराबर हों तो वो भी आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का जो एक उत्पाद है या आपके अभिकारक हैं उनकी अमाउंट को हम पता कर सकते हैं। यानी कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये भी होता है कि रिएक्शन किस दिशा में अच्छे से प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपके Kc की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, इसमें पहला पॉइंट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का पहला पॉइंट, इफ Kc यानी कि जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो भी मोलर कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें इज ग्रेटर देन 10 to the power 3, अगर Kc की वैल्यू 10 to the power 3 से ज़्यादा आ रही है तो ऐसे समय में आपका प्रोडक्ट्स यानी कि जो आपका उत्पाद है प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के ऊपर प्रीडोमिनेट करेगा, मतलब रिएक्टेंट के ऊपर उसका डोमिनेशन होगा, ठीक है। अर्थात Kc की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा क्या है, लार्ज है, तो ऐसे समय में रिएक्शन लगभग कंप्लीशन की दिशा में होगा, यानी कि जो आपकी अभिक्रिया है वो लगभग क्या हो जाएगी, कंप्लीट होने की कगार पे होगी, ठीक है। तो इफ़ the value of Kc is greater than 10 to the power 3 then the reaction is almost to be completed, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन आपकी एक तरीके से अगर देखें तो वो कंप्लीशन यानी कि कंप्लीट यानी कि पूर्ण होने की दशा में होगी। तो ये तो बात हुई किसके बारे में, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स। अच्छा, इसका भी मतलब समझ लीजिए, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छे से मिल रहा है आपको, और जब अच्छे से प्रोडक्ट मिलेगा मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। रिएक्शन क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन, अगर Kc की वैल्यू 10 to the power -3 से लेस हो, इफ Kc इज लेस देन 10 to the power -3, रेंज समझ लीजिए, एक बार हमने 10 to the power 3 से ग्रेटर देन बोला है और वहीं पे अगर 10 to the power -3 से क्या हो, कम हो, तो ऐसे समय में इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट करेंगे, यानी कि अभिकारक जो हैं वो किसके ऊपर, उत्पाद के ऊपर प्रीडोमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो आपके अभिकारक हैं वो उत्पाद के ऊपर क्या करेंगे, प्रीडोमिनेट करेंगे, ठीक है। और ऐसे समय में Kc की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, यानी कि अगर हम Kc की वैल्यू बहुत छोटी रखें, क्योंकि आपको पता है कि 10 to the power -3 जो है वो आपका बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो Kc की वैल्यू अगर हम छोटी रखें तो ऐसे समय में रिएक्शन बहुत ही मुश्किल से प्रोसीड करेगा। क्या करेगा, रिएक्शन बहुत ही मुश्किल से क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। तो ऐसे समय में रिएक्शन को प्रोसीड कराना बहुत ही मुश्किल होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट्स, मतलब जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि
वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं रहे। केसी से अगर देखें तो केसी की वैल्यू जितनी कम होगी उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके प्रीडोमिनेट कर रहे हैं, मतलब इनका अगर देखें तो सांद्रता से मतलब मत रखिए अगर यहाँ पे, तो सीधे सीधे ये समझिए कि उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम देखेंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि केसी की वैल्यू अगर 10⁻³ से ज़्यादा है, यानी कि पॉजिटिव देखिए यहाँ पे +3 है और यहाँ -3 है, डिफरेंस है दोनों में, तो अगर +3 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे समय में प्रोडक्ट अच्छे से बनेगा, रिएक्शन आपका कंप्लीट होने के कगार पे होगा। यहीं पे अगर आप देखेंगे केसी की वैल्यू लेस देन 10⁻³ है, बहुत छोटी वैल्यू है, तो ऐसे समय में रिएक्शन बहुत ही हार्डली क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर थर्ड पॉइंट पर जाएं तो आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ रेंज खाली है, उस रेंज में अगर हम किसी केसी की वैल्यू मिलती है, ठीक है, यानी कि केसी की वैल्यू अगर हम प्राप्त करते हैं, अगला है थर्ड यहाँ पे इफ केसी रेंजेज बिटवीन 10⁻³ टू 10⁻+3, ठीक है, यदि केसी की वैल्यू किसके किसके रेंज में हो, 10⁻³ से 10⁻+3 के रेंज में हो, तो ऐसे समय में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की उचित मात्रा प्रेजेंट होगी, ठीक है, यानी कि अप्रिसिएबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इफ केसी रेंजेज बिटवीन 10⁻³ टू 10⁻3, ठीक है, तो ऐसे समय में अप्रिसिएबल का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, अच्छी मात्रा, ठीक है, तो अप्रिसिएबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल प्रेजेंट, क्या होगा, प्रेजेंट होगा, यानी कि उपस्थित होगा। क्लियर हो गया। तो ये तो बात हुई कब कब की, जब आपके पास क्या हो, केसी की कुछ वैल्यूज हो, तो वहाँ से आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शन कैसा प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग कंप्लीशन की दशा में होगा, कंप्लीशन की दशा में, ठीक है, वे ऑन या वे ऑफ कंप्लीशन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे समय में हार्डली प्रोसीड करेगा। कैसे प्रोसीड करेगा, हार्डली प्रोसीड करेगा। इसका मतलब ये है कि बहुत ही डिफ़िकल्टी लेवल उसका होगा प्रोसीड करने का, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। और यहाँ पे अप्रिसिएबल कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे अच्छा है, ना तो कंप्लीट पूरी तरीके से हो रहा है, ना ही उसमें दिक्कतें आ रही, ठीक है। तो ये इन दोनों के रेंज का है, इन दोनों के बीच का है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, रेंज ले लिया है। किसका, रेंज का मतलब होता है एक परास मतलब एक वैल्यू ले लिया, यानी कि दो वैल्यू की लिमिट लगा दी, उसके बीच की जितनी वैल्यू होती है उसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। तो 10⁻³ से कहाँ 10⁻3 ये वैल्यू हो गई केसी की, ठीक है। और ऐसे समय में हमेशा याद रखिए कि ऐसे समय में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं वो किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। हमेशा याद रखिए केसी की वैल्यू अगर रेंज में हो तो ऐसे समय में जो रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स होंगे वो किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी कि इस दशा में अगर केसी की वैल्यू इस रेंज में आ रही है तो ऐसे समय में जो रिएक्टेंट्स यानी कि जो अभिकारक हैं और जो आपके प्रोडक्ट्स यानी कि जो आपके उत्पाद हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि साम्य अवस्था में पाए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ दूसरा अगर पॉइंट हम देखें तो विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि साम्य स्थिरांक के मदद से हम रिएक्शन की डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं। यानी कि विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू वी कैन नो अबाउट रिएक्शन डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। चलिए दूसरा पॉइंट अगर इसमें देखें तो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सेकंड पॉइंट कि ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन
यानी कि अभिक्रिया की दिशा, ठीक है। अभिक्रिया की दिशा की अगर हम बात करें तो अभिक्रिया की दिशा किधर होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तो इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपके पास होना चाहिए कंसंट्रेशन रेशियो, और कंसंट्रेशन रेशियो क्या होता है, प्रोडक्ट किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का, और वहीं पे उसका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ जो रेशियो बनता है उसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन रेशियो कहते हैं, और इसे हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दिशा, अभिक्रिया की दिशा आप कैसे पता करेंगे, अभिक्रिया की दिशा फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको कंसंट्रेशन कोशिएंट पता होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन कोशिएंट की बात करें, कंसंट्रेशन कोशिएंट, ठीक है, जैसे हम Q से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया Q से डिनोट हो गया, तो कंसंट्रेशन कोशिएंट, ठीक है। चलिए इसको समझने के लिए सपोज दैट आपके पास यहाँ पर A + B है और उससे आपका क्या बन रहा है, X + Y का निर्माण हो रहा है। मतलब आपके पास अगर A + B है तो उससे आपका क्या बन रहा है, X + Y का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे समय में अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन कोशिएंट की बात करें तो ये आपको मिलेगा, इसका कंसंट्रेशन यानी कि डेल्टा X इंटू डेल्टा Y, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद की सांद्रताओं का गुणनफल, ठीक है, और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट से, यानी कि अभिकारक की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स क्या हैं, ए है, ए और बी हैं, तो यहाँ पर ए के साथ क्या होगा, बी भी होगा। तो ये हो गया कंसंट्रेशन कोशिएंट, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, और इसी के बेसिस पर हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आपने देखा है तो इससे ये भी पता चलता है, जब आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पढ़ा है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ आपने देखा भी होगा कि वहाँ भी यही चीज़ दिया जाता है, यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो Kc = होता है प्रोडक्ट किसके, यानी कि अगर हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट दोनों को डिवाइड कर दें तो वहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc की वैल्यू भी आपको प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि जो Q है वो Kc के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, Kc के, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और कैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मोलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये Kp के भी क्या होगा, इक्वल होगा। Kp मतलब पार्शियल प्रेशर पर हम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें, यानी कि आंशिक दाब पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसके भी इक्वल होगा। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम के केस में अगर हम देखें, एट इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था पर, और आपको पता है साम्यावस्था पर सभी चीज़ें यहाँ पे बराबर हो जाएंगी। तो साम्यावस्था पर अगर हम देखें तो आपका Q यानी कि कंसंट्रेशन कोशिएंट Q विल बी इक्वल टू K एंड इक्वल टू Kc और किसके, Kp के, यानी कि जो आपका कोशिएंट है वो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बराबर या मोलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर या पार्शियल प्रेशर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर ऑन पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया। अगर यहीं पे Q की वैल्यू ग्रेटर देन K हो, ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताने जा रहे हैं। अगर Q इज ग्रेटर देन क्या हो, K हो, समझिएगा यहाँ पे सिचुएशंस अगर आपको पता हो जाए तो यहाँ से आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इफ़ Q इज ग्रेटर देन K, यानी कि अगर आपका जो कंसंट्रेशन कोशिएंट है वो आपका
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के से क्या हो, बड़ा हो, तो ऐसे समय में रिवर्स रिएक्शन होगा, ऐसे समय में रिवर्स रिएक्शन होगा और रिएक्शन रिएक्टेंट की दिशा में प्रोसीड करेगी यानी कि गमन करेगी। ठीक है, तो ऐसे समय में कौन सा रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बैकवर्ड रिएक्शन। और रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा ऐसे समय में, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब Q की वैल्यू ग्रेटर देन है किसके, कैपिटल K के। यहीं पे दूसरा सिचुएशन, इफ Q इज लेस देन, यहाँ पे Q है तो Q इज लेस देन किसके, K के। ठीक है, यानी कि अगर Q की वैल्यू किससे छोटी है, K से छोटी है, तो ऐसे समय में रिएक्शन कहाँ होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी कि अग्रगामी अभिक्रिया होगी। तो ऐसे समय में रिएक्शन कहाँ होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं अग्रगामी अभिक्रिया। जब Q ग्रेटर देन K है तो ऐसे समय में पश्चगामी अभिक्रिया होती है। तो ये हो गया आपका पश्चगामी और अभिक्रिया हो गया, और ये आपका अग्रगामी अभिक्रिया। क्लियर, ठीक है, ये पश्चगामी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, अग्रगामी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, और ये तो बात हुई Q के बारे में। और साथ ही साथ अगर Q की वैल्यू क्या हो, आपकी सारे वैल्यूज अगर यहाँ पे गिवन हो, तो ऐसे समय में आप आसानी से क्या कर सकते हो, इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हो, उनकी डायरेक्शन को पता कर सकते हो। तो अभी तक दो कंडीशन हुए जिसमें Q यानी कि कोशिएंट की वैल्यू K से बड़ी और कोशिएंट की वैल्यू K से छोटी थी। तो ऐसे समय में जब बड़ी वैल्यू थी तो वहाँ पे क्या हो रहा था, रिवर्स रिएक्शन यानी कि पश्चगामी अभिक्रिया प्रोसीड हो रही थी। और ऐसे समय में आपका जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। लेकिन वहीं पे Q की वैल्यू अगर लेस देन K हो तो ऐसे समय में जो रिएक्शन है वो किधर प्रोसीड करेगा, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया। लेकिन यहीं पे अगर आपका जो थर्ड पॉइंट है जिसे हम कहेंगे इफ़ Q इक्वल टू K, ठीक है, यानी कि अगर आपका Q इक्वल टू K के बराबर हो, यानी कि कोशिएंट किसके बराबर हो, आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो, तो ऐसे समय में जो रिएक्शन का मिक्सचर होगा वो कहाँ पे होगा, साम्यावस्था पर ऑलरेडी पहुँच चुका होगा, यानी कि एट इक्विलिब्रियम। कहाँ पे होगा, एट इक्विलिब्रियम। तो इसके बाद की अगर हम बात करें तो अभी तक तो आपने ये देखा कि कंसंट्रेशन कोशिएंट यानी कि Q की अगर बात करें तो Q को हम तीन तरह से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि Q इज़ ग्रेटर देन K, Q इज़ लेस देन K एंड Q इक्वल टू किसके बराबर, K के बराबर। ठीक है, और अगर Q ग्रेटर देन K है तो ऐसे समय में रिएक्शन कैसा होगा, आपका बैकवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन आपको पता है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ प्रोसीड करता है, इसमें नो डाउट मैं बता चुका हूँ, पहले ही लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो फिर से समझ लीजिए कि बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा प्रोडक्ट से किधर जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ। यहीं पे आपका Q लेस देन K है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, वहीं पे अगर Q इक्वल टू K मिल रहा है तो ऐसे समय में जो आपकी रिएक्शन मिक्सचर है वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था में होगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन हो यानी कि कोई भी रिएक्शन हो तो उसको प्रोडक्ट बनाने का एक टेंडेंसी होता है। ठीक है, एक टेंडेंसी होता है, मतलब उसमें एक टेंडेंसी माने हम बोल सकते हैं प्रवृत्ति होता है कि वो या तो रिएक्शन को किस में ले जा सके, या तो उसको फॉरवर्ड रिएक्शन में ले जा सके, या तो उसको बैकवर्ड रिएक्शन में ले जा सके, या तो उसको कहाँ पहुँचा दे, इक्विलिब्रियम में पहुँचा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके किसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे। कहाँ चलते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे। और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी क्योंकि ये बिल्कुल एक तरीके से होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटालिसिस की तरह है। ठीक है, और जिसमें आपने पढ़ा भी होगा, तो कैटालिसिस यानी कि उत्प्रेरण वर्ड बोलते हैं हम। ठीक है, तो सेम ऐसे ये भी है। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम हम अगर देखें तो हम क्या कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में दो तरीके के हैं।
और दोनों में से एक है होमोजीनस इक्विलिब्रियम और एक है हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम, यानी कि समांग साम्यावस्था और वहीं पे विषमांग साम्यावस्था। ठीक है, अगर हम डिफरेंट केमिकल स्पीसीज में, ठीक है, इक्विलिब्रियम को देखें तो ये आपका यानी कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो या तो सेम फेज में होगा या तो आपके डिफरेंट फेज में होगा। मतलब रिएक्टेंट और आपके जो प्रोडक्ट हैं वो या तो सेम फेज में हो तो भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, और अगर डिफरेंट फेज में हो तो भी वहाँ पे इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्यावस्था आ सकती है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइप्स हैं वो मुख्यतः कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। तो अभी तक हमने एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए, अभी यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में 2 ही मैंने आपको बताया, और जो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसके बेसिस पर आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही ज़्यादा बनते हैं कि Q इज़ लेस देन K है या Q इज़ ग्रेटर देन K है। ठीक है, तो क्या होगा, Q अगर इक्वल K के है तो क्या होगा, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब टॉपिक है आपका क्या, आपका जो टॉपिक है अब वो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था के प्रकार, वो भी कौन से साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइप्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही फेज के रिएक्शंस में हो, जरूरी नहीं ऐसा कि रिएक्टेंट एक ही फेज में हो। जैसे कि अगर रिएक्टेंट गैसियस है तो आपके प्रोडक्ट भी गैसियस ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। डिफरेंट फेज में भी और साथ ही साथ आपके सेम फेज में, दोनों में भी आपका इक्विलिब्रियम आ सकता है। ठीक है, और इसी के बेसिस पर इक्विलिब्रियम आपके कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं। एक है आपका होमोजीनस इक्विलिब्रियम और वहीं पे दूसरा है आपका हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। तो कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स। वो टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला होमोजीनस, यहाँ पे इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसे हम कहते हैं समांगी या समांग साम्यावस्था। वहीं पे दूसरा है आपका हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम, इसे हम कहते हैं विषमांगी साम्यावस्था। ठीक है, विषमांगी साम्यावस्था। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा। सॉल्यूशन चैप्टर यानी कि मैंने आपको विलयन की जो चैप्टर है इसमें भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि कौन समांगी होता है, कौन विषमांगी होता है, यानी कि कौन होमोजीनस होता है और कौन हेट्रोजीनस होता है। और मैंने ये भी बताया था कि जो सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ इसमें, अभी नहीं, सोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे सोल्यूशन यानी कि विलयन की अगर बात करें तो विलयन क्या होता है? एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, विलयन क्या होता है? एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, यानी कि समांगी मिश्रण होता है। किसका किसका? आपके यहाँ पर सॉल्वेंट और सल्यूट का एक कैसा होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था कि सबके फेज एक थे। मतलब अगर हम सॉलिड को
पानी में घोलते थे तो सॉलिड यानी कि चीनी जो है, मान लीजिए हम चीनी ले लिए तो चीनी कैसा है, सॉलिड है। वहीं पे अगर पानी है यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन अगर हम चीनी को पानी में डिजॉल्व कर लें तो डिजॉल्व होने के बाद हमको सिर्फ लिक्विड मिलता है, चीनी तो गायब हो गया। तो ऐसे समय में सिर्फ एक ही फेज मिलता है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं होमोजीनस, ठीक है, यानी कि इसे हम कहते हैं समांग मिश्रण। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है आपका होमोजीनस इक्विलिब्रियम और साथ ही साथ हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। होमोजीनस यानी कि समांगी साम्यावस्था की अगर हम बात करें तो ऐसे समय में, ठीक है, कब, ऐसे समय में जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, उनमें आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपके कैसे होते हैं, सेम फेज में होते हैं। यानी कि सेम फेज में होने का मतलब अगर हम इसको कहें तो इसका मतलब ये होता है कि आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो अवस्था है, यानी कि जो एक तरीके से अगर देखें अवस्थाएं, जिसमें होता है आपको पता है कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि मैटर है 3 फेज या स्टेट बोल सकते हैं, जैसे हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसे हम कहते हैं ठोस, द्रव और गैस का नाम देते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी है कि अगर होमोजेनस इक्विलिब्रियम की बात करें तो ऐसा इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है, ऐसा इक्विलिब्रियम रिएक्शन जिसमें जितने भी रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट्स हों वो कैसे हों, सेम फेज में हों, तो उसे हम कहते हैं होमोजेनस इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ऐसी साम्य अवस्था वाली, यानी कि साम्यावस्था वाली अभिक्रिया जिसमें आपके उत्पाद और साथ ही साथ आपके अभिकारक का अवस्था समान हो, तो उसे हम कहते हैं समांगी साम्यावस्था अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं, समांगी साम्यावस्था अभिक्रिया या समांगी साम्य अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि समांगी का मतलब फेज सेम होना चाहिए, यानी कि अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट आपका गैसियस है तो आपका प्रोडक्ट भी गैस होना चाहिए। रिएक्टेंट अगर सॉलिड्स हैं तो आपके प्रोडक्ट्स भी सॉलिड्स में होने चाहिए, सॉलिड फेज में। वहीं पे अगर लिक्विड है तो सभी के सभी किस में होने चाहिए, लिक्विड में होने चाहिए। तो यहाँ पर होमोजीनस की अगर हम बात करें, किसके बारे में, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके 2 टाइप होते हैं जिनमें से हम पहले बात करेंगे किसके बारे में, होमोजीनस यानी कि समांगी साम्यावस्था के बारे में बात करें। चलिए, अगर हम बात करें होमोजीनस की तो ऐसी दशा में इसका मतलब होता है फेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, फेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है, सेम, मतलब इनके जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं किसके, उत्पाद तथा अभिकारक, अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं, अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं, ये क्या होती हैं, सब में समान होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं तो अभी तक मैंने आपको कई सारे रिएक्शन करा दिए जिनमें से एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप पिछले लेक्चर के जो नोट्स हैं आपने अच्छे से बनाए होंगे तो उसमें हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा रिएक्शन समांगी है, कौन सा विषमांगी है। तो यहाँ पर H2 + I2 गिव्स 2HI, और इसमें ये कैसा है, गैसियस फेज में, ये भी आपका गैसियस और ये भी आपका किस फेज में, गैसियस फेज में। तो तीनों गैसियस फेज में है, यानी कि गैसीय अवस्था में आपका रिएक्टेंट भी है, गैसीय अवस्था में आपका प्रोडक्ट भी है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, होमोजेनस इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऐसे ही आपका N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, जहाँ पे N2 कैसा है, आपका गैसियस फेज में है, हाइड्रोजन कैसा है, ये भी गैसियस फेज में है, और अमोनिया कैसा है, ये भी आपका गैसियस फेज में। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा हो गया, होमोजीनस हो गया, यानी कि इसे भी हम क्या कहेंगे, ये समांगी साम्यावस्था है, यानी कि समांगी साम्य अभिक्रिया है। साथ ही साथ अगर SO2
यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएं तो यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है, जैसे हम नाम क्या देते हैं, SO3 का नाम देते हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ऑक्साइड हैविंग रिएक्शन विथ ऑक्सीजन विल कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में अभिक्रिया हुई और यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड का निर्माण हुआ, और ये आपके तीनों जो आप देख रहे हो ये सभी के सभी किस फेज में होते हैं, गैसियस फेज में होते हैं। ये सभी के सभी कहाँ पे, आपके गैसियस फेज में होते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक लिक्विड वाला भी रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि अगर हम यहाँ पर किसके बीच रिएक्शन कराएं, एसिटिक एसिड का। आपको पता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो एसिटिक एसिड का एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएं, किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एथेनॉल भी कहते हैं, और जिसका लोग सेवन करते हैं। सेवन करने का मतलब अल्कोहल एज एक तरीके से अगर देखें तो ड्रिंक में भी यूज किया जाता है, और यहाँ पे एथिल अल्कोहल का ही लोग ड्रिंक में यूज करते हैं। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल की बात कर रहे हैं आप। अगर आपने एथिल अल्कोहल की जगह आपने मेथिल अल्कोहल यूज कर लिया तो मेथिल अल्कोहल पॉइजनस होता है, जिसकी मात्रा से थोड़ी सी भी मात्रा कंज्यूम करने से आदमी अंधा भी हो सकता है, और अगर अधिक मात्रा वो कंज्यूम कर ले तो इससे क्या हो जाता है, आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पे जो एक तरीके से पीने वाले अल्कोहल की बात करें तो वो आपका कौन सा होता है, एथिल अल्कोहल होता है, जिसको अगर हम एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH से रिएक्शन कराएं तो ऐसे समय में एस्टर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इनको रिएक्शन कराते हैं, और जैसा कि आपको पता है एस्टर में COO के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं CH3COO C2H5 प्लस H2O, ठीक है। ये हो गया एस्टर का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, एस्टर का फॉर्मेशन। और ये सभी के सभी आपके किस फेज में होंगे, लिक्विड फेज में होंगे। तो ये भी आपका लिक्विड फेज में, ये भी आपका रिएक्टेंट दोनों लिक्विड फेज में है, और साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट भी किस फेज में होगा, लिक्विड फेज में होगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये तो बात हुई आपके किसके बारे में, होमोजीनस इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। यहीं पे अगला है आपका हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम, जिसे हम कहते हैं विस्मांगी साम्यावस्था रिएक्शन या साम्यावस्था अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए हेट्रोजीनस पे पहुंचते हैं हम, जो अगला टॉपिक है, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनस की अगर हम बात करें, ये दूसरा आपका है इक्विलिब्रियम, विस्मांगी साम्यावस्था, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम में हेट्रो का मतलब होता है विषम, विषम का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसे समय में अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात करें, यानी कि किसी भी साम्य अभिक्रिया की बात करें, तो ऐसी साम्य अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक और साथ ही साथ अगर हम प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद की बात करें, तो वो डिफरेंट फेज यानी कि अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय में फेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कहाँ होते हैं, फेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब इनमें से किसी भी एक का अगर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे समय में हम इनको क्या कहेंगे, ऐसे समय में हम इनको कहेंगे कि जो आपका इक्विलिब्रियम है वो कैसा है,
हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्जांपल में हम ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम क्या करें उसके इक्विलिब्रियम रिएक्शन को दिखाएं तो ऐसे समय में कैल्शियम कार्बोनेट विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिखाएं, इसको CaCO3 लिखा है, यानी कि इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और ऐसे समय में ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट होगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट किस फेज में होता है आपका, सॉलिड फेज में, सॉलिड को S से दिखाते हैं, और वहीं पे अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो ये आपका सॉलिड फेज में, और यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका गैसियस फेज में होगा। तो ऐसे समय में अगर आप देखोगे तो जो रिएक्शन है, यानी कि जो आपकी इक्विलिब्रियम की अभिक्रिया है, यानी कि साम्य अभिक्रिया है, वो आपकी कैसी दिख रही है यहाँ पर, हेट्रोजीनस, यानी कि इसके फेजेज आपके कैसे दिख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं। क्लियर हो गया। यहीं पे अगर हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का भी हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन बताएं तो ऐसे समय में सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा जो कि सॉलिड फेज में होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट खुद एक क्या है, सॉलिड फेज में है। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप जानते ही हैं, इसे हम कहते हैं खाने वाला सोडा, यानी कि जो हम बेकरी में यूज करते हैं, यानी कि बेकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो खाने वाले सोडे को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो बेकिंग सोडा का अगर हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट एंड देन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन लास्ट इन वाटर। ठीक है, और इसमें से जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर हम इसको लिखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3 क्या होता है, NaHCO3, और ये किस फेज में आपका, सॉलिड फेज में है। इससे अगर हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम का रिएक्शन देखा तो ये हो गया आपका कन्वर्ट किस में, Na2CO3, ये किस में कन्वर्ट हुआ, आपके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, यहाँ पर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड है, सोडियम कार्बोनेट भी आपका सॉलिड होगा, ये भी आपका सॉलिड फेज में, ये आपका गैसियस, और ये आपका स्टीम फेज में, इसलिए हम इसको भी गैसियस फेज में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे सोडियम के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, तो सोडियम के कितने एटम है यहाँ पे, 2 एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं एटम बोलेंगे आप। तो यहाँ भी इसको बैलेंस करने के लिए हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब जाके आपका रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका कैसा रिएक्शन है, हेट्रोजीनस रिएक्शन है। ठीक है, यहीं पर हेट्रोजीनस रिएक्शन का मतलब हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है। ठीक है, यहीं पे अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस, उसको हम वाटर से रिएक्शन कराएं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका सॉलिड स्टेट में है, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर, यानी कि जल से अभिक्रिया कराते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है। तो ऐसे समय में आपको एक्वस सोल्यूशन में इसके कैल्शियम और हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे। ठीक है, कौन से आयन, कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि कैसा है, सॉलिड फेज में है, इसको हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं जो कि आपका किस फेज में, लिक्विड फेज में है। तो इनका एक्वस सोल्यूशन बनेगा, कैसा सोल्यूशन बनेगा, एक्वस सोल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन बनेगा, और जलीय विलयन जब भी बनेगा तो यहाँ पे उस जलीय विलयन के अंतर्गत आयंस होंगे, और ये आयंस आपके कैल्शियम के आयंस होंगे, और आपको पता है कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक्वा सोल्यूशन में मिलेगा। और यहीं पे आपका OH- जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ये भी होगा, उसका भी क्या मिलेगा आपको, एक्वा सोल्यूशन के अंतर्गत होगा। ठीक है, और अगर इस रिएक्शन को आप बैलेंस करके देखोगे तो यहाँ पे OH कितने हैं, 2, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ भी आप इसको बैलेंस करो तो ऐसे समय में आपको कितने OH मिलेंगे, वहाँ पे 2 OH मिलेंगे। कितने OH,
H2OH मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनाया, एक्वस सोल्यूशन बनाया। तो एक्वस सोल्यूशन में वाटर तो है ही, साथ ही साथ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा और कितने आयंस मिलेंगे, कैल्शियम के टू पॉजिटिव एक आयन मिलेगा और यहीं पे OH माइनस के कितने 2 मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे समय में आप देखेंगे तो ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में है, डिफरेंट फेज है, तो ये भी आपका कैसा हो गया, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम हो गया। यहीं पे अगर बर्फ़ और लिक्विड के बर्फ़ और पानी के बीच, यानी कि जो पानी लिक्विड में है, तो उस समय अगर हम देखें तो वहाँ भी हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि वाटर है, वाटर किस फेज में, लिक्विड फेज में, और ये अब बर्फ़ यानी कि आइस में कन्वर्ट होगा। तो आइस का भी फार्मूला क्या होता है, H2O, बस फेज बदल गया, अब ये हो गया किस में कन्वर्ट, सॉलिड में, ठीक है। तो ये था आपका लिक्विड यानी कि वाटर, जो पानी है वो किस फेज में, लिक्विड फेज में है, और ये आपका हो गया आइस, ठीक है। ये क्या हो गया, आइस, यानी कि ये आपका सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल थे, आपके हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल थे। रिलेशन, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी नॉट, यानी कि डेल्टा जी नॉट की अगर हम बात करें तो जिसे हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, वो भी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, ठीक है। गिब्स की मुक्त ऊर्जा कहते हैं। तो अगर हम रिलेशनशिप देखें किसके किसके बीच, आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच, तो उसका एक इक्वेशन है जिसे हम आपको बताएंगे, और इससे रिलेटेड आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे बनते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक मैंने जो चीज़ें बताई, हेट्रोजीनस, होमोजीनस, ये आप समझ लीजिए कि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको एक रिएक्शन, 4 रिएक्शन दे देगा, पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आपके होमोजीनस रिएक्शन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनस रिएक्शन। तो आपको वहाँ पे होमोजीनस इक्विलिब्रियम का जो अभी मैंने सारे कंडीशन बताए कि क्या होना चाहिए, फेज सेम होना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन में हर जगह अगर मान लो गैस है तो पूरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैस लिखा होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में गैस लिख भी देता है बट ये वाला साइन नहीं लगाता है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला साइन नहीं लगाता है। और आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम आती है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन का अगर साइन नहीं है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। तो कंफ्यूज करने के लिए आप समझोगे कि सर ने बताया था कि समांग है यानी कि होमोजीनस है, यानी कि फेज सेम है, यही सही होगा, नहीं। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि इक्विलिब्रियम कहीं भी बोले, यानी कि आपको साम्यावस्था कहीं भी बोले, आप तुरंत चेक करो कि क्या वहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है या नहीं है, अर्थात रिएक्शन क्या दोनों दिशाओं में प्रोसीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तब जाके आप ऑप्शन को क्या करें, सही टिक करें, ठीक है। तो ऐसे समय में अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले चेक करना होता है कि रिवर्सिबल है या नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, रिवर्सिबल है तो पहले फिर उसके बाद चेक करोगे कि क्या सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज सेम है या नहीं सेम है, ठीक है। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी नॉट, ठीक है, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, या जिसे कहते हैं मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, यानी कि गिब्स की मुक्त ऊर्जा, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। चलिए तो टॉपिक के बारे में पहले लिख लेते हैं। क्या है अभी का टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन K एंड डेल्टा जी नॉट, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन K एंड डेल्टा जी नॉट, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आते हैं, यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और यहाँ पे नॉट वर्ड का मतलब स्टैंडर्ड, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। और अगर
किसी भी रिएक्शन में डेल्टा जी, किसी भी सिचुएशन को अगर हम उसको कोरिलेट करें डेल्टा जी को किससे, जी नॉट से, तो रिएक्शन में अगर हम डेल्टा जी को किससे कोरिलेट करें, जी नॉट से, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ये आपका क्या है, डेल्टा जी नॉट और के में रिलेशन, जहाँ पे के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी कि रासायनिक साम्यावस्था का साम्य स्थिरांक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। इसे हम कहते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। जब भी कभी आपको स्टैंडर्ड वर्ड लग जाता है तो ऐसे समय में याद रखिए कि ये स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है कि रिएक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक दिए गए हुए ताप पर या दिए गए हुए सिचुएशन पे हो रही है। तो ऐसे समय में स्टैंडर्ड यानी कि मानक वर्ड लग जाता है, और मानक का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो कंडीशंस हैं उनको मानक मान करके आपका वैल्यू दिया जा रहा है, यानी कि मान दिया जा रहा है। ठीक है, तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में अगर हम रिलेशन देखें तो ये होगा आपका कितना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस। ठीक है, यानी कि अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें तो पहली बात तो डेल्टा जी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q प्लस 2.303 RT log Q। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे R और T क्या है आपको पता है, R को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, T क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, Q क्या है कोशिएंट, कंसंट्रेशन कोशिएंट। ठीक है, डेल्टा जी नॉट मैंने मेंशन कर दिया है और डेल्टा जी भी मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसके बारे में, आपके डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में रिलेशन। यहीं पे हम आपको किसके बीच रिलेशन बताने जा रहे थे, डेल्टा जी नॉट और के बीच रिलेशन आपको पता करना है। तो जब भी कभी डेल्टा जी नॉट और के में रिलेशन देखोगे तो ऐसे समय में डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K, माइनस 2.303 RT log K। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी कभी इक्विलिब्रियम का केस आता है तो ऐसे समय में डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कब, जब इक्विलिब्रियम का केस था तभी मैंने बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में ही बताया था कि जो आपके इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था की विशेषता है उसमें आपने एक देखा होगा कि डेल्टा जी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 हो गई इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनिएगा, इफ डेल्टा जी इक्वल टू 0, मतलब अगर डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी 0, तो उस समय इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था की दशा आ जाएगी और ऐसे समय में कोशिएंट जो है वो के बराबर हो जाएगा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि कोशिएंट यानी कि जैसे कहते हैं कंसंट्रेशन कोशिएंट, वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे समय में ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0, और बचा आपका इक्वल के इधर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग। अब इस क्यू की जगह हम क्या कर देंगे, के कर देंगे, और इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने के बाद अगर हम इस रिएक्शन को क्या कर दें, इस रिएक्शन में बाकी बची चीज़ों को अगर हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएं तो डेल्टा जी नॉट तो है ही, ये प्लस था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2.303 RT log K, ये आपका क्या आ गया, इसका रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है आपका किसके किसके बीच था, के और डेल्टा जी नॉट के बीच का रिलेशन है। ठीक है, यहीं पर अगर हम किसी भी जनरल रिएक्शन की बात करें, ठीक है, किसी भी जनरल रिएक्शन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं, मैंने आपको बताया था
N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D, मैंने ये बताया था। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे समय में जो आपका K की वैल्यू होता है वो आपको पता ही है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन के ऊपर हम प्रोडक्ट का पहले कंसंट्रेशन रखेंगे, देन आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रखेंगे, दोनों का रेशियो और उसके ऊपर उनके कोफिशिएंट यानी कि पावर को भी ऐड करेंगे। तो ऐसे समय में यहाँ पर जब हम क्या देख रहे हो, रिलेशनशिप बिटवीन K एंड डेल्टा G नॉट, तो ऐसे समय में जब इस रिएक्शन का हम K निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, K निकालेंगे, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इक्वल टू AC की पावर M1 इंटू AD की पावर M2 डिवाइडेड बाई A की पावर N1 इंटू AB की पावर, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ AB की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका N2 के बराबर, ठीक है। तो ये तो बात हुई K के बारे में। और यहाँ पे जो आप स्मॉल a को देख रहे हैं, ये क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये क्या बताता है, एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को बताता है, ठीक है। आपको कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, पूछ देता है व्हाट इज द ए, निम्नलिखित में से a क्या है, तो a को हम कहते हैं एक्टिविटी। a बराबर है एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी कि अभिकारक तथा उत्पाद की क्रियाशीलता कहते हैं। ए को क्या कहते हैं, अभिकारक तथा उत्पाद की क्रियाशीलता कहते हैं। यहीं पे जो ए है, अगर प्योर सॉलिड की बात करें, ठीक है, यानी कि जो प्योर आपके पास ठोस है, ठोस पदार्थ है, उसके लिए ए की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और गैसेज के लिए ए की वैल्यू ATM में होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रेशर ऑफ गैस एट ATM भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फॉर सॉलिड यानी कि फॉर प्योर सॉलिड ए इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। ए इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे, प्योर सॉलिड के लिए कितना होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके किसके बारे में, अभी तक ये बात हुई आपके बारे में, किसके बारे में, आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड चीज़ें, जिनमें आपका रिलेशनशिप किसके लिए था, K और डेल्टा G नॉट के बीच। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको कि जो A है, अगर ये प्योर सॉलिड में देखें तो A की वैल्यू 1 होती है। यहीं पे अगर गैस के लिए देखें तो गैस के लिए इसे हम फॉर गैस, ठीक है, A को हम क्या कहते हैं, किस में लेते हैं, इसकी यूनिट ATM में लेते हैं, ठीक है। A को हम क्या कहते हैं, इसको प्रेशर में लेते हैं, यानी कि इसको प्रेशर मान लेते हैं फॉर गैस के लिए, और जिसकी यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेरिक यानी कि ATM होती है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशन, साथ ही साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशन के साथ साथ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और डेल्टा G नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन बताया। इसके आगे के लेक्चर में हम आपको रिएक्शन से रिलेटेड, जो कि आपके गैसियस रिएक्शन है, जैसे कि हाइड्रोजन और आयोडीन से रिएक्शन होने पर हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, नाइट्रोजन और आपके हाइड्रोजन से रिएक्शन करा करके हम अमोनिया का निर्माण करते हैं, जिसको हम हैबर प्रोसेस भी कहते हैं। उसमें कई सारे सिचुएशंस भी हैं, जैसे आयरन और मोलिब्डेनम, और साथ ही साथ ली चैटलियर प्रिंसिपल पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।